नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। काशी को 614 करोड़ रुपए का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वाराणसी को लगातार बनाया जा रहा है भव्य। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 30 विकास योजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाराणसी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है, मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इस महामारी के कठिन काल में भी काशी आगे बढ़ती रही। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जो सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। दोस्तों उन्होंने करीब 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। बनारस में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनका लाभ बनारस के लोगों को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक फटाखों पर पूरी तरह रोक। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एनजीटी ने 30 नवंबर तक फटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है वहां रोक नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनजीटी ने इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में फटाखों पर प्रतिबंध वाली याचिका पर जवाब मांगा गया था। सूत्रों के मुताबिक राज्यों ने अपने जवाब एनजीटी में जमा करवा दिए हैं, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली में फटाखों पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने फिलहाल फटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। दोस्तों दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे साफ हो सके कि फटाखों के इस्तेमाल के बाद इस महामारी के केस और बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने खारिज की अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका, कहा 4 दिन में सेशन कोर्ट ले सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोस्वामी को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि कोर्ट अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करे। नियमित बेल की वैकल्पिक व्यवस्था याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है। बेंच ने कहा कि बेल के लिए आरोपी सेशन कोर्ट में जा सकता है और संबंधित अदालत निर्धारित 4 दिन की अवधि के भीतर इस पर फैसला करेगी। अदालत ने एक बार फिर कहा कि जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सत्र न्यायालय में आवेदन करना होता है। जमानत न मिलने पर हाई कोर्ट में अर्जी दी जाती है। इस मामले में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में मरियम नवाज का ऐलान, इमरान खान की फर्जी सरकार जल्द गिरने वाली है, 15 नवंबर को मिलेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पीपल लीग नवाज की उपाध्यक्ष और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के दिन गिने जा रहे हैं और उनकी फेक सरकार बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। चिल्लास में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मरियम ने कहा कि उन्हें अब घर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। फर्जी शासकों के दिन पूरे हो चुके हैं और इन्हें सबसे बड़ा धमाका 15 नवंबर को मिलेगा। दोस्तों मरियम नवाज शरीफ ने यह भी आरोप लगाया कि गिलगिट बाल्टिस्तान चुनाव से पहले भी वोट की हेराफेरी हो रही है और लोगों को अपने वोटों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें चोरी होने से रोकना चाहिए। पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि 15 नवंबर को गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। पीएमएलएन की अध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हिमालय के पहाड़ों की तरह मजबूत हैं और यहाँ के लोगों ने हमेशा अच्छे और बुरे समय में पार्टी का समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक कानूनों में किए बदलाव, लिव इन में रहने और शराब पीने की होगी छूट। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने देश के इस्लामिक पर्सनल कानूनों में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसमें अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की इजाजत होगी। इसके अलावा नए कानूनों के अनुसार शराब को लेकर प्रतिबंधों में भी ढिलाई दी गई है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों यूएई ने मुस्लिम पर्सनल कानून में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया है। यूएई ने पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों
और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है। यह नई यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। दोस्तों, सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए यूएई अपनी सोच बदल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, अब बिना किसी गारंटी के पेटीएम देगा 5 लाख तक का लोन। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप पेटीएम ने मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर काम कर लिया है। पेटीएम मार्च 2021 तक एमएसएमई को 1000 करोड़ रुपए का लोन देने की योजना बना रही है। दोस्तों, पेटीएम इन उद्यमियों को लोन देगी जिन्हें रेगुलर बैंक से रोजगार शुरू करने के लिए लोन नहीं मिल पाता है। पेटीएम ने वित्त वर्ष 2019-20 में एमएसएमईज को कर्ज के रूप में 550 करोड़ रुपए मुहैया करवाए हैं। इस साल दोस्तों कंपनी ने इस रकम को बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया है। दोस्तों, पेटीएम लीडिंग के सीईओ भावेश गुप्ता ने कहा कि कंपनी बिना किसी गारंटी के कोई भी चीज गिरवी रखे बिना छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट लोन बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन में ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका, अक्टूबर में वाहनों की बिक्री 24% तक गिरी। जी हां दोस्तों, जिस तरह से अगस्त और सितंबर महीने में वाहनों की बिक्री में तेजी देखी जा रही थी, उससे उम्मीद की जा रही थी कि अक्टूबर में भी बिक्री के शानदार आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन का आगाज होने से बिक्री में बढ़ोतरी का अनुमान था। लेकिन दोस्तों, पिछले महीने वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केवल और केवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कुछ ऑटो कंपनियों ने पिछले महीने बिक्री के अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। इनमें मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स और किया मोटर्स की कारें अच्छी खासी बिकी है, जबकि बाकी दूसरी कंपनियों की बिक्री घटी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर महीने में यात्री कारों की बिक्री में 8.8% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दवा कंपनी पफिजर ने कहा शुरुआती नतीजों में महामारी वैक्सीन 90% से ज्यादा है असरदार। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटे में 45,000 नए इस महामारी के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही भारत में इस महामारी से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 86 लाख हो गई है। उधर दोस्तों दवा कंपनी पफिजर ने कहा है कि शुरुआती नतीजों में इस महामारी की वैक्सीन 90% से ज्यादा असरदार हो सकती है। पफिजर के अधिकारियों ने कुछ ही दिन पहले 2020 में इस महामारी वैक्सीन को तैयार हो जाने की आशा व्यक्त की थी। दोस्तों, फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बोरला ने एक बयान में कहा कि हमारे तीसरे चरण के परीक्षण से इस महामारी को रोकने के लिए हमारे टीके की क्षमता का पता चला है। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा गया है कि आपूर्ति अनुमानों के आधार पर 2020 में वैश्विक स्तर पर 50 मिलियन वैक्सीन खुराक और 2021 में 1.3 बिलियन खुराक तक आपूर्ति करने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में 490 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में कैसी है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 86 लाख हो गया है। साथ ही दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 1,26,000 को पार कर गया है। भारत में एक्टिव केस निरंतर कम हो रहे हैं और अब भारत में एक्टिव केस महज 5 लाख ही रह गए हैं। दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,04,93,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 12,57,000 के पार है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1 करोड़ से कहीं ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दोस्तों मौतों के मामले में भी अमेरिका अव्वल है। दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 56 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में फ्रांस, रशिया, स्पेन, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, पेरू, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ईरान, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस इलेक्शंस, ट्रंप ने जिसकी की उपेक्षा, बाइडेन ने चुनाव जीतने के साथ ही उसको टॉप एजेंट में रखा। जी हां दोस्तों, बाइडेन प्रशासन के लिए इस महामारी से निपटना, आर्थिक संकट से उभरना, नस्ली भेदभाव दूर करना और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होगा। यह जानकारी उनकी टीम ने दी है। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हर चीज को पहले से बेहतर बनाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, वोटों की गिनती के तनावपूर्ण सप्ताह के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन 77 साल ने शनिवार को पेनिसिल्वेनिया राज्य में महत्वपूर्ण जीत हासिल की और अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में आगे निकल गए। महत्वपूर्ण राज्य में जीत के बाद बाइडेन निर्णायक 270 सीटों के जादुई आंकड़े तक पहुंच गए और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोबारा शीर्ष पद पर पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, राज्य में बंदूक उठाने वालों का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भड़काऊ बयान देते हुए राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब नौकरी नहीं होगी तो यहां के लड़के बंदूकें ही उठाएंगे। राज्य में खिसकती सियासी जमीन पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी छीनने की है। उन्होंने आगे कहा कि डोगरा संस्कृति को बचाने के लिए 370 था, वही डोगरा संस्कृति ही लुप्त न हो जाए। चाहे मुल्क का झंडा हो या जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वह हमें संविधान ने दिया था, उन्होंने हमसे वह झंडा छीन लिया है। भड़काऊ बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इनका वक्त है, कल हमारा आएगा, इनका भी ट्रंप वाला हाल होगा। बॉर्डर्स के रास्ते खुलने चाहिए, जम्मू कश्मीर दोनों मुल्कों के बीच अमन का पुल बने, हमारा झंडा हमें वापस दो, हम चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए हैं, इन ताकतों को दूर करने के लिए हमने हाथ मिलाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली को मिली छुट्टी, रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में किया गया है शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई मेडिकल टीम से खिलाड़ियों की इंजरी पर रिपोर्ट मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौर के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बदलाव किए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी। अब बीसीसीआई ने उनकी छुट्टी मंजूर कर ली है, इसलिए वह एडिलेड में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के बाद भारत वापस लौट आएंगे। दरअसल दोस्तों, कप्तान कोहली पिता बनने वाले हैं और इसलिए उन्होंने पहले टेस्ट के बाद बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी। इसी कारण बीसीसीआई ने उन्हें पैटर्निटी लीव दी है। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोटिल होने के बाद से नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैब से गुजर रहे हैं, उनके जल्दी फिट होने की उम्मीद है। ऐसे में फिट होने के बाद वह भी टेस्ट टीम से जुड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, बीसीसीआई मेडिकल टीम रोहित शर्मा की फिटनेस पर नजर रखे हुए है और उसने भारतीय वरिष्ठ चयन समिति को उनकी इंजरी पर रिपोर्ट भी दे दी है, जिसमें रोहित शर्मा को ओडीआई और टी20 के लिए आराम का निर्णय लिया गया, लेकिन उन्हें टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। दोस्तों बात करें बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिली है। यहां कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं दोस्तों तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर, जबकि रायलसीमा और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की गई। बाकी दोस्तों देश के सभी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। दिल्ली में प्रदूषण इस साल के अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 560 के बेहद खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान भी दिल्ली प्रदूषण में किसी तरह के सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यह बेहद घातक स्तर पर बना रहेगा। इसी बीच दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 जगह पर भारी बारिश का भी अनुमान है। शेष भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना खरीदने से पहले जान लीजिए नया भाव जारी हो गया है गोल्ड सिल्वर का आज का दाम। जी हां दोस्तों, सोने के भाव में लगातार चौथे दिन भी तेजी देखने को मिली है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को भी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 277 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 650 रुपए प्रति किलोग्राम तेज हो गई है। दोस्तों सोने के दाम की बात की जाए तो सोना 277 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 52,193
रुपए और चांदी 650 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 65,699 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन से महंगे हथियार खरीदने वाले देश परेशान, अब भारत का कर रहे हैं रुख। जी हां दोस्तों, चीन की दोस्ती से परेशान देशों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने मित्र देशों को बड़ी तादाद में सैनिक सजो सामान बेचा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खराब थे या अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। चीनी माल से ठगे गए देशों की सूची में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी से लेकर केन्या और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देश भी शामिल है। इन सामानों में बख्तरबंद गाड़ियां, पनडुब्बी, हवाई जहाज सभी कुछ शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले दशक में चीन के साथ 4 जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स का सौदा किया था। इन्हें चीनी टेक्नोलॉजी के आधार पर चीन और पाकिस्तान में बनना था। पहला फ्रिगेट 2009 में और आखिरी 2013 में पाकिस्तान नौसेना में शामिल हुआ, लेकिन जल्द ही इनमें बड़ी तकनीकी खामियां सामने आ गई। 2018 में पाकिस्तान ने चीन से इनके ओवरहॉल की बात की, लेकिन चीन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मजबूरी में पाकिस्तान अब तुर्की से इन्हें ठीक ठाक करा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही हाल बाकी देशों का भी है। म्यांमार की सेना भी पिछले कई सालों से चीनी माल की घटिया क्वालिटी से परेशान है और वो अपने सैनिक साजो सामान के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने म्यांमार को एक सिंधु क्लास सबमरीन दी है। केन्या ने चीन से 2016 में VN4 बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन इनके फायरिंग सिस्टम की खराबी की वजह से केन्या के दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, घर बैठे होगा जीवन प्रमाण पत्र का काम, नहीं रुकेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, रिटायर्ड लोगों को महीने की पेंशन पाने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है, नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती है। सामान्य तौर पर पेंशनर्स को 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र ऑफलाइन जमा कराना होता है, यानी कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुद जाकर यह साबित करना पड़ता है कि आप जीवित हैं और सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं। हालांकि दोस्तों अब EPFO सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा करने की भी सुविधा देता है, जिससे उन्हें बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक टेक सेवी नहीं होते हैं। कई बुजुर्गों को तो स्मार्टफोन भी ऑपरेट नहीं करना आता। ऐसे में ऑनलाइन सर्टिफिकेट भरना और उसे जमा कराना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में सरकार ने DLC सेवा शुरू की है। इस सर्विस के तहत आपके करीबी पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन आपके घर आता है। पोस्टमैन के पास आधार बेस्ड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। पोस्टमैन घर पर ही DLC जनरेट करने की प्रक्रिया को पूरा कर देता है, जिससे बुजुर्गों को कोई परेशानी भी नहीं होती है और उनकी पेंशन भी बंद नहीं होगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कुंभ का मेला कितने शहरों में भरता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कुंभ का मेला कौन कौन से शहरों में भरता है, कितने शहरों में भरता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।